हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का पार्ट 8 स्टार्ट करती हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग के डैड हॉस्पिटल में थे और विंग अपने डैड से मिलने आया था। और जब उसने अपने डैड की ऐसी कंडीशन देखी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, जिसकी वजह से वो आया और उसने ना रियलाइज़ किया कि अभी तक उसने जो किया था अपने डैड के साथ वो उसने गलत किया था। तो अपनी अपनी उसी सारे बिहेवियर के लिए वो अपने डैड से बोलता है कि डैड, आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपके साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया और आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। आपने इतना ज़्यादा ड्रिंक करना कब स्टार्ट कर दिया डैड, और आपने मुझे नहीं बताया। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि यदि आपको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे पास आपके अलावा और है ही कौन। इतना बोल कर के ना विंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, बहुत ज़्यादा, और उसकी आंखें नम हो गई थी और अपने डैड की तरफ वो देखने लगा। तब उसके डैड ने बाकी सबकी तरफ इशारा किया तो वो लोग, जहाँ जो लोग जितने खड़े थे वो सभी लोग बाहर चले गए वहाँ से। जैसे लैन चिरैन, लैन सेचैन, लैन वांगजी और फेंगसिंग, यही लोग तो थे। ये चारों लोग वहाँ से बाहर चले गए और इसके बाद विंग की तरफ उसके डैड ने देखा और विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और बोलते हैं कि विंग रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। हाँ, मेरी थोड़ी किडनी ख़राब हो गई हैं दोनों, पर डॉक्टर ने कहा है ना कि वो ठीक हो जाएंगी और मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, फिट हो जाऊँगा। बट तुम इतना ज़्यादा उदास मत हो और मुझे खुशी है कि तुम यहाँ यहाँ मेरे पास मुझसे मिलने आए हो। तो विंग ना देख थोड़ा एंगर होते हुए बोलता है कि डैड, इतनी बड़ी बात हो गई, आप इतना ज़्यादा सिक हैं, आपकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने मुझे नहीं बताया, एक बार भी नहीं बताया। माना कि मैं एंगर रहता हूँ, मैं आपसे गुस्सा रहता हूँ, नाराज़ रहता हूँ, बट मैं आपका सन हूँ, ये मेरा हक है। आपको मुझे बताना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बताया मुझे। सबको पता है इस बारे में, हर कोई जानता है इस बारे में सिवाय मेरे। आप क्या, मैं इतना ज़्यादा पराया हो गया हूँ। आप क्या आप मुझे लव नहीं करते, आप मुझे अपना सन नहीं मानते। तो उसके जो विजांग हैं उन्होंने विंग से कहा, नहीं नहीं विंग, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे बेटे हो और तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है। मैं तुमसे हमेशा से ही बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय कभी नहीं रहा कि तुम मेरे पास बैठो, मुझसे कुछ बातें करो और तुम्हारे मन में जो भी जितनी सारी बातें हैं तुम मुझसे पूछो, और मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी बातें हैं मैं तुमसे कहूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ विंग। तुमने जितनी भी ज़्यादा गलत फहमियाँ तुम्हारे मन में मेरे लिए हैं, मैं उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ। क्या पता इसके बाद मुझे कभी मौका मिले या ना मिले, बट आज मुझे ये चांस मिला है ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो विंग कहता है कि डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं चांस मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उसके डैड ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ना एक किडनी डोनर मिल गया है और उसकी किडनी और मेरी किडनी ना मैच कर गई है, जिसकी वजह से मुझे मेरी किडनी चेंज हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर विंग के माइंड में आया कि क्या डैड को नहीं पता कि वो किडनी डोनर कौन है। तो विंग ने कहा कि डैड, कौन है वो किडनी डोनर, आप जानते हैं। तो विजांग से कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो किडनी डोनर है उसने ना मना किया है कि वो अपना नेम रिवील नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे नहीं बताया। तो फिर विंग ना चुप रहा और उसने फिर नहीं बताया कि वो किडनी डोनर कोई और नहीं, वो फैंगसिंग ही है। बट जब उसके डैड को नहीं पता तो उसने बिना बताना अभी ठीक नहीं समझा, क्योंकि अभी ये समय सही नहीं है। फिर तो विंग के डैड ने कहा कि विंग, तो विंग ने डैड की तरफ देखा, कहता यस डैड कहिए। तो वी जांग से कहते हैं, उसके डैड बोलते हैं कि विंग, मैं तुमसे ना अपनी लाइफ की कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ गलत फहमियाँ हैं। तुम्हें जैसा लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो विंग कहता है कि हाँ डैड कहिए, आप क्या बात कहना चाहते हैं, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। तो विंग जांग से कहते हैं कि विंग, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा होगा, बिलीव होगा, तुम मेरी बात पर यकीन करते हो ना, जो मैं तुमसे कहूँगा।
तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स डैड, आप मेरे डैड हैं, आप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। माना कि पहले हम दोनों के बीच में काफ़ी सारी गलतफ़हमियाँ हैं, अभी भी हैं, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, पर अब मैं इतना नाराज़ नहीं हूँ डैड। मेरी गलती थी, मुझे ना सुनना चाहिए था, आपके पास बैठ कर के आपसे पूछना चाहिए था। मुझे मुझे मैं मेरे मन में जो भी क्वेश्चन थे, सवाल थे, उनका आंसर ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास था, जो कि मैंने नहीं पूछा। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील करता हूँ और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ डैड। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको समय नहीं दिया, मैंने आपको कुछ भी क्लियर करने का मौका नहीं दिया। तो प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए। तो जो विजांग हैं वो बोलते हैं कि हाँ विंग, मैं तुमसे सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे भी पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी का कब तक का भरोसा है, मैं कब रहता भी हूँ कि नहीं। ये जो ऑपरेशन है, मैं जानता हूँ मुझसे कोई कुछ नहीं बता रहा, पर मुझे पता है कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी दोनों किडनियाँ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं और ऑपरेशन ना ही सक्सेस भी होता है और सक्सेस नहीं भी होता है। इसलिए मैं अपनी हमेशा के लिए आँखें बंद करने से पहले मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जाने के बाद भी मुझसे नाराज़ रहे, अपने मन में अपने डैड के लिए किसी भी तरह की कोई नाराज़गी हो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्ही से करता हूँ विंग। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कभी कोई नहीं रहा। पर इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में, उस व्यक्ति के मन में जो मेरा इकलौता बेटा है, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसके मन में मेरे लिए किसी भी तरह का कोई भी नाराज़गी हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी गलतफ़हमी। तो विंग ना इस बात से इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया और इतना दुखी हो गया कि उसकी डैड कैसी बातें कर रहे हैं। तो विंग कहता है कि डैड, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए। मुझे आपकी हर एक शब्द पर बिलीव है, हर एक वर्ड पर बिलीव है, आप जो कहेंगे हर एक बात पर बिलीव है, आप ऐसा मत कहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि विंग, यदि तुम्हें बिलीव नहीं हुआ ना, तो मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मैं तुम्हें वो प्रूफ ना दे सकता हूँ। विंग ने कहा कि प्लीज़ डैड, आप ऐसी बातें मत करिए, मुझे आपकी हर एक बात पर यकीन है, आप जो कहेंगे मुझे उस बात पर भरोसा होगा, मुझे किसी भी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे नहीं चाहिए कोई भी प्रूफ। तो उसके डैड ने उसकी बात पे नोट किया। तो बोलते हैं कि विंग, मैं अब जो कहूँगा तुम उसे ध्यान से सुनना। तो उन विंग ने उस बात पर नोट किया कि हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि विंग, मैं तुम्हारी और मेरी मॉम की लव मैरिज हुई थी। मैं ना तुम्हारी मॉम को कॉलेज से जानता था। मैं, तुम्हारी मॉम और लैन चिरन, जंग फैमियन और फैंग सिंह, हम सभी लोग कॉलेज फ्रेंड थे और एक साथ पढ़ते थे। मैंने कॉलेज के ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में तुम्हारी मॉम को देखा था और तभी से मैं उससे प्यार करने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तुम्हारी मॉम ने लव भी मेरा एक्सेप्ट किया और इसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जो मेरे फादर हैं वो बिजनेस करते थे। हम दोनों का ये ख़ानदानी बिजनेस है हम लोगों का। तो मैं भी उनके साथ उसके बिजनेस में हेल्प कराने लगा और मेरे फादर भी मुझे ज़्यादा वर्क देने लगे, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी थी तो मुझे रिस्पॉन्सिबल होना था और बिजनेस करना। तो अब मैं ही उनका इकलौता बेटा था तो मुझे भी यही सब संभालना था, जिसकी वजह से मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया और मैं तुम्हारी मॉम को कुछ थोड़ा कम समय देने लगा। बट इसके बाद भी मुझे लगा कि तुम्हारी मॉम सब कुछ समझ जाएगी। मेरा बिजनेस के थ्रू बहुत सारी लेडीज़ों से, लड़कियों से मिलना होता था और मुझे कई दिन के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। कभी दिनों के लिए तो कभी महीनों के लिए, क्योंकि मेरी मीटिंग्स, मेरी डील बाहर भी होती थी। तो मुझे ना विदेश जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, अदर सिटीज़ में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से ना तुम्हारी मॉम के मन में ना जाने कैसे ये बात बैठ गई कि मेरा अफेयर कहीं चल रहा है या फिर मैं अलग अलग लेडीज़ों के साथ में संबंध बनाता हूँ, रिश्ते बनाता हूँ, जिसकी वजह से ना तुम्हारी मॉम का बिहेवियर मेरे लिए चेंज होने लगा। वो मुझ पे शक करने लगी। उसने मुझे बताया तो नहीं कि वो उससे शक करती है, पर उसकी बातों से और उसके बिहेवियर से ना मुझे समझ में आता था कि वो मेरे ऊपर शक करती है। मुझे इस बात पर ना बहुत गुस्सा आता था कि वो मुझ पे यकीन नहीं करती। वो रिश्ता ही कैसा जिसमें यकीन ना हो, बिलीव ना हो।
पर ये सब चलता रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इस बात को इग्नोर किया। मैं उस समय अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा हुआ था। मैं अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहता था और जिसकी मैंने ना फिर तुम्हारी जो मॉम है उसका जो डाउट बढ़ता ही जा रहा था। हम दोनों के बीच में, हम दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था, दूरियाँ आ रही थी। तो उस दूरियों को कम करने के लिए मैंने तुम्हारी मॉम को हमेशा अपने साथ रखने के बारे में सोचा कि ये मेरे साथ रहेगी तो इसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। तो मैं अब कहीं भी जाता, किसी भी बिज़नेस में किसी भी बिज़नेस ट्रिप में जाता तो मैं तुम्हारी मॉम को अपने साथ लेकर के जाता। बट तुम्हारी मॉम वो शायद समझने को तैयार ही नहीं थी। उसके माइंड में ये बात बैठ गई थी कि मेरा अफ़ेयर किसी और के साथ है। इसी तरह से चल रहा था। हमारी शादी कुछ समय बीतते जा रहे थे और हम दोनों के बीच में झगड़े, आर्गूमेंट, बहस बहुत ज़्यादा होती थी। जहाँ जहाँ मैं घर में पूरा बिज़नेस करने के बाद अपने घर रिलैक्स करने के लिए जाता था, वहाँ जाने के बाद ना तुम्हारी मॉम किसी न किसी बात पे झगड़ ही जाती, किसी भी टॉपिक पे झगड़ जाती और हम मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता। फिर जब तुम प्रेग्नेंट हुए, सॉरी, जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई, तुम आने वाले थे इस वर्ल्ड में, तब हम लोगों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तुम्हारी मॉम का नेचर ना बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। मैंने भी उसका बहुत ज़्यादा केयर किया, ध्यान रखा। तुम्हारे बर्थ होने के बाद मुझे लग रहा था कि अब हम दोनों का रिश्ता शायद फिर से अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम जैसे जैसे ग्रो करते रहे, तुम्हारी मॉम का नेचर और भी ज़्यादा डाउटफुल होता चला गया। उसने मेरे पीछे ना डिटेक्टिव हायर किए मेरे लिए, मुझ पे नज़र रखने के लिए। वो मेरी पल पल की खबर रखती थी, हर एक चीज़ की खबर रखती थी। मैं किससे मिलता हूँ, कैसे मिलता हूँ, सब कुछ। उसे कुछ भी बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं था मेरे ऊपर। मैं किसी भी लड़की से मिलता, वो हमेशा मुझे शक की नज़र से ही देखती। इसी तरह चलता जा रहा था। मैं एक दिन फैंक्सिंग से मिला। जब मैं फैंक्सिंग से मिला तो फैंक्सिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जब मैं अपने बिजनेस से अपने ऑफिस से घर जा रहा था लौट करके, तो मुझे ना फैंक्सिंग ब्रिज में खड़ी मिली जहाँ वो सुसाइड करने वाली थी। मैंने उसे बचाया। मैंने पूछा कि आखिरकार तुम इतना बड़ा सुसाइड कर रही हो, ये तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? तो फैंक्सिंग ने मुझे बताया कि कि उसकी लाइफ ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। वो प्रेग्नेंट है और ये बेबी किसका है उसे नहीं पता, और जो उसके पेरेंट्स हैं उसने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया पूरी तरह का, और उससे पूरी तरह का रिश्ता ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म कर दिया है। और ये एंड अब वो ना पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा। वो मेरी फ्रेंड है तो मैं उसे नहीं देख पाया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट ये बेबी है किसका? तुम कुछ तो बताओ कि ये आखिरकार हुआ कैसे? तब फैंक्सिंग ने कहा कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत छोटी फैमिली से हूँ, जिनके लिए ना बेटी से बढ़कर उनके लिए उनकी इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी है। तो मैं एक पार्टी में गई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे पार्टी बुलाया था। मैं एक कंपनी में वर्क करती हूँ, एक बहुत ही छोटी सी एम्प्लॉय थी उस कंपनी में। तो उस कंपनी में ना एक पार्टी थी, मैं उस पार्टी में गई थी। मेरी माँ ने मना भी किया था, बट मैं नहीं मानी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है वो सब बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ गई थी उनसे उस पार्टी में। पर उस पार्टी में ना मैंने ड्रंक किया कि ना जाने किसी ने मुझे ड्रंक करा दिया, जिसकी वजह से मैंने किसी अदर मैन के साथ नाइट स्पेंड की। और मुझे नहीं पता कि वो कौन है। और इसके बाद जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं एक रूम में थी और वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली थी, और मैं शायद उस दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मेरी इज़्ज़त पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। कुछ भी नहीं था मेरे पास अब सेव करने के लिए। तब मैंने इस बात को बहुत मुश्किल से खुद को सँभाला, और मैंने इस बात को किसी को भी नहीं बताया। पर अब मुझे नहीं पता था कि उसका ये परिणाम होगा। अब आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं नहीं जीना चाहती। इतना बोल कर के ना फैंक्सिंग फूट करके रोने लगी। तब उसके डैड ने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो फैंक्सिंग को अपने साथ वो घर लेकर आना चाहते थे, पर फैंक्सिंग ना जो उसकी वाइफ़ है उससे नहीं मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
मैं कुछ समय बाद, अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं 1-2 दिन बाद मैं ना उससे मिल लूँगी, जो कांगसे सेरेन से मैं मिलूँगी। तो उनके डैड ने हाँ कहा कि ओके ठीक है। और इसके बाद ना उन्हें जो उनका सेकंड फार्म हाउस है वहाँ पर कुछ समय के लिए उसे वहाँ रोका और रहने के लिए कह दिया। और इसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए वहाँ से चले गए। बट ये बात जब वो घर पहुँचे तो ये सारी बातें ना उनकी वाइफ को पहले से ही पता थी। वी चांग से जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर में ना पूरी तरह से अंधेरा था, रात का वक्त था तो अंधेरा था और लाइट भी ऑन नहीं थी। तो उन्होंने लाइट ऑन करते हुए बोला कि कांग से तुम कहाँ हो और तुमने इतना ज़्यादा अंधेरा करके क्यों रखा है। इतना बोलते हुए उन्होंने लाइट ऑन की। और जब उन्होंने लाइट ऑन की तो और मुड़ कर के देखा तो वहीं पर ना काउच हॉल के काउच पे जो कांगसे सेरेन वहाँ बैठी हुई थी। उनके पास जाते हुए बोलते हैं कि अरे कांगसे तुम ये इस तरह अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी हो और क्या बात है, तुमने इतना अंधेरा करके क्यों रखा है घर पे। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी कांगसे सेरेन और वो रूड टोन में कहती हैं कि इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वी चांग से उनके पास गए और वहाँ सामने खड़े होकर के कहते हैं कि क्या बात करनी है। उन्होंने उन्होंने टेबल की तरफ इशारा किया कांगसे ने और बोलती हैं कि ये सब क्या है। उन्होंने जब वहाँ देखा, वी चांगसे ने देखा कि टेबल पे ना बहुत सारी फ़ोटोज़ बिखरी हुई पड़ी थी, बहुत सारी। और उसमें ना वी चांग से फेंगसिंग के साथ में थे। फेंगसिंग और वी चांग से की फ़ोटोज़ थी और वो बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। तो वी चांग से कहते हैं कि ये सब क्या है और ये सारी पिक्चर्स, ये तो फेंगसिंग है। तो कांगसे सेरेन ना क्लैपिंग करते हुए बोलती हैं कि वाओ, तुम इसे जानते हो कि ये फेंगसिंग है। थैंक गॉड, आखिरकार तुमने किसी लेडी के बारे में कहा तो कि तुम इसे जानते हो। कौन है ये लेडी, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे, इतना ज़्यादा क्लोज तुम आखिरकार किसी और लेडी के कैसे जा सकते हो। तो वी चांग से कहते हैं कि कांग से काम डाउन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तुम नहीं जानते कि फेंगसिंग कौन है। फेंगसिंग हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, ये वही लड़की है ना जो तुम्हारी फ्रेंड थी, हमारी फ्रेंड थी। तो कांगसे सेरेन कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं ऐसी किसी भी लेडी को नहीं जानती जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है। तुम हमेशा ना मना करते थे ना कि तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये सब क्या है। उन्होंने एक एक फ़ोटो उठाई और उनकी तरफ फेंकते हुए बोलती हैं कि ये देखो, ये कैसे तुम्हारे शोल्डर पर सर रखे हुए है, ये देखो किस तरह इसने तुम्हें हक करके रखा हुआ है। फिर उसने दूसरी फ़ोटो फेंकी कि ये देखो किस तरह तुमने उसके गले में अपना हाथ डाल करके रखा है। फिर कांगसे ने तीसरी फ़ोटो उसके ऊपर फेंक करके बोलती हैं कि ये देखो किस तरह तुम उसकी आंखों में देख रहे हो और ये सब क्या है, कितना ज़्यादा क्लोज हो। एक पिक्चर थी उसमें ना वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनका फेस एकदम काफ़ी ज़्यादा क्लोज था क्योंकि वो उसे सांत्वना दे रहे थे, शांत कर रहे थे क्योंकि फेंगसिंग ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने फिर कांगसे ने ना दूसरी पिक्चर फेंकी उसकी तरफ, कहती ये देखो, ये तुम्हारे फार्म हाउस में क्या कर रही है। और उन्होंने ऐसी तरह की बहुत सारी फ़ोटोज़ उनके ऊपर फेंक कर मारी और कहती हैं कि तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया, आखिरकार तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। तुम हमेशा इस सारी बातों से मना करते थे कि नहीं, तुम्हारा किसी के साथ संबंध नहीं है। कांगसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कांगसे, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। और अब ये सब क्या है, कौन है ये लेडी, हाँ इसके साथ आखिरकार तुम्हारा कैसे इतना ज़्यादा तुम इसके कैसे क्लोज हो। तो वी चांगसे को भी ना बहुत ज़्यादा उस समय गुस्सा आया और क्योंकि कांगसे ना उनकी इंसल्ट कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि कांगसे, अब तो मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं तुम्हें थक गया हूँ प्रूफ दिलाते दिलाते कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये फेंगसिंग है, मेरी फ्रेंड है, ये परेशान है, इसीलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा था। तुम्हें मालूम है वो ना सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तो जो कांगसे सेरेन कहते हैं कि अच्छा, सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, उसने आपको कॉल किया होगा है ना। तो कहते हैं, तो वी चांगसे कहते हैं वो इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने उसे सेव किया, तुम मुझे बोलने दोगी, बात करने दोगी। तो कांगसे सेरेन कहती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे फिर से कोई सफाई नहीं सुननी है तुम्हारी। मैं जानती हूँ तुम फिर मुझसे झूठ बोलोगे और इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने बेटे को लेकर के, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ में मैं अपने बेटे को भी नहीं रखना चाहती।
और वो इतना बोल करके वहाँ से जाने लगी। तो जो कांगसे हैं, जो वी चांगसे हैं, उन्होंने कांगसे सेरन का हाथ पकड़ा और वहाँ पे सोफ़े में ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पुश किया उस सोफ़े में, और उनके ऊपर आते हुए बोलते हैं कि बस शांत, अब एकदम चुप, मुझे ना तुम्हारे अब एक भी और शब्द नहीं सुनने, अब तुम सिर्फ सुनोगी और मैं बोलूँगा। अंडरस्टैंड? तुम्हें समझ आया? तुम अब शांत रहोगी, मैं अब तुम्हारे मुँह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। तो वी चांगसे ना एकदम से बिल्कुल चुप हो गई, कांगसे सराहना बिल्कुल चुप हो गई और उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि पहली बार वी चांगसे ने इतना गुस्सा दिखाया था उनके ऊपर। वो हमेशा नाराज़ होती थी कांगसे सराहना, वही चीखती चिल्लाती थी, वो हमेशा समझाते रहते थे वी चांगसे, पर आज वो नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है कांगसे सराहना, तुमने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरे प्यार पर ही बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है। ये ना फेंगसिंग है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड, तुम भी इसे जानते हो। ये इसका ये आज प्रेग्नेंट है और ये परेशान होकर के सुसाइड करने जा रही थी। उन्होंने पूरी बात बताई और इसके बाद कहते हैं कि यदि तुम्हें अब भी यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, तो तुम खुद जा कर के फेंगसिंग से मिल लो, वो तुम्हें सब बता देगी, और वैसे भी वो 1-2 दिन बाद तुमसे मिलने आने ही वाली है। तो कांगसे सरन ने पूरी बात सुनी और खड़े होकर के कहती हैं कि बस मैंने सुन ली तुम्हारी बातें, ठीक है, यदि ये तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उसकी मदद करना चाहते हो, तो तुम उसे डॉक्टर की फैसिलिटी दे दो और जो हमारा फार्म हाउस है वहाँ पर उसे रखो, बट तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे तुम मुझसे मिलने, तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, मैं तुम्हें किसी और लेडी के साथ नहीं देख सकती, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलने कि तुम उससे मिलने आज के बाद कभी नहीं जाओगे। तो वी चांगसे कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसका दोस्त हूँ, और तुम इस तरह मुझे मना कैसे कर सकती हो? वो प्रेग्नेंट है और वो इस समय परेशान भी है, उसका कोई नहीं, उसके पेरेंट्स ने भी उसे घर से निकाल दिया है। तो तुम तो वी जो कांगसे सेरन कहती हैं कि बस मुझे कुछ नहीं सुनना। आप ना, मैं जान गई कि आपका ही रिश्ता उसके साथ में है, और वो जो बच्चा है ना, वो आपका ही हो सकता है, तुम्हारा ही हो सकता है, तुम्हारा ज़रूर उसके साथ संबंध है। ये सब जो स्टोरी मुझे सुना रहे हो ना, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, मैं सब जानती हूँ। वी चांगसे ने जब ये सुना तो कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम सच कह रही हो? तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है कांगसे? बिल्कुल भी नहीं, मेरी बातों पर यकीन नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ? मेरा सच में इसके साथ कोई रिलेशन है? तो कांगसे सेरन कहती हैं कि हाँ, मैं कितनी बार बोलूँ, तुम्हारा इसके साथ रिलेशन है, और हो सकता है कि ये जो बेबी है ना, ये तुम्हारा ही हो। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पर। तो वी चांगसे कहते हैं कि अब चिल्लाते हुए बहुत ऊंची आवाज़ में कहते हैं, तुम्हें मेरे ऊपर जब बिलीव ही नहीं है, तो मैं तुम्हें बिलीव दिला भी नहीं सकता, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास तुम्हें बिलीव दिलाने का। जब तुम खुद ही मेरे ऊपर बिलीव नहीं करना चाहती, तो मैं हार गया। एकदम से शांत हो गए और वो हारी हुई आवाज़ में कहते हैं कि मैं हार गया कांगसे, मैं हार गया तुमसे, तुम्हारा शक, तुम्हारा डाउट जीत गया, और मेरा प्यार हार गया तुम्हें समझाते समझाते, मैं हार गया तुम्हें समझाते समझाते कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मानना ही नहीं चाहती। नहीं मानना चाहती तो मत मानो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, कभी नहीं समझाऊंगा, तुम्हें जैसा सोचना है तो वो सोचती रहो मेरे बारे में। इतना बोल करके वो वहाँ से चले गए। तो फिर ना कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद ना, जो फेंगसिंग है वो भी मिलने आई। वो कांगसे सेरन से मिली और उसने सारी बात बताई। तो कांगसे सेरन कहती हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा, फेंगसिंग से कुछ भी नहीं बोली, और वो ना उठ करके अपने रूम में चली गई। फेंगसिंग का किसी भी बात का कोई आंसर नहीं दिया। और ये जब फेंगसिंग ने इस तरीके का रिएक्शन देखा ना, तो उसे शायद अच्छा नहीं लगा, और वो भी उठ करके वहाँ से चली गई। उस दिन कांगसे सेरन उसे समझ ही नहीं आई, और फेंगसिंग को भी बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि फेंगसिंग की बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी कांगसे सेरन, लेकिन आज एक लेडी हो करके भी उसे नहीं समझ रही। फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। पर इसके बाद ना फेंगसिंग कभी मिलने नहीं आई। पूरे 9 महीने तक फेंगसिंग अकेले ही वहीं फार्म हाउस में रही, और वो कांगसे सेरन से मिलने नहीं आई। वी चांग से मिलने तो नहीं जाते थे फेंगसिंग से, क्योंकि जो कांगसे सेरन है वो हमेशा उन पर नज़र रखती थी, हमेशा। तो उसका डाउट वो और भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे, अपने घर में शांति चाहते थे, इसलिए वो उससे मिलने तो नहीं गए, लेकिन हमेशा उसका ख्याल रखते थे। और उन्होंने कुछ डॉक्टर और नर्सें भी हायर कर दी थी, जिसके थ्रू वो पता करते रहते थे कि फेंगसिंग कैसी है।
और यहाँ पर तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी तरह ना एक दिन वी चांगसे अपने ऑफ़िस में वर्क कर रहे थे, उनके पास कॉल पहुँचा। तो उन्होंने जब कॉल रिसीव किया और उन्हें पता चला कि फेंगसिंग को ना लीवर पेन स्टार्ट हो गया है और उसे डॉक्टर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुरंत वी चांगसे अपने निकलते हैं वहाँ से हॉस्पिटल के लिए और वो तुरंत पहुँचे हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि फेंगसिंग को वो एडमिट नहीं कर रहे थे, उन्हें किसी फैमिली मेम्बर के साइन की ज़रूरत थी। तो उसके फैमिली मेम्बर की जगह में वी चांगसे ने सिग्नेचर किया और फिर फेंगसिंग को एडमिट किया। और वी चांगसे उस समय भी काफ़ी बहुत नाम था कि वी चांगसे कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें जानते हैं, सब जानते थे। तो बहुत नॉर्मली उसकी डिलीवरी हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ और फिर फेंगसिंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ किया। इसके बाद वी चांगसे जब मिलने जाते हैं रूम में फेंगसिंग से, तो फेंगसिंग के साथ मिले और उन्होंने उस बेबी को भी देखा और बोलते हैं कि फेंगसिंग ये तो बहुत सुंदर है। तो फेंगसिंग कहती है होगी, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की, अब तुम अपना रिश्ता देखो। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारे फैमिली में तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बीच में रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो वी चांगसे कहते हैं कि हाँ, मैं अब अपना रिश्ता ही देखूँगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम क्या करोगी इस बेबी का? तो फेंगसिंग कहती है कि मैंने सोच लिया है इसके बारे में। मैं ना इसे एक अनाथ आश्रम में दे दूँगी। मैं इसका खर्चा देती रहूँगी कैसे भी करके, और जो अनाथालय में ये पल भर के बड़ी हो जाएगी। और मैं अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। मेरी मैरिज नहीं हुई है, मैं एक सिंगल लेडी हूँ और मुझे इसे पालना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कोई अच्छी जॉब भी नहीं करती, बट तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए चांगसे, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो वी चांगसे कहते हैं कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कांगसे सेरेन है, उसे जब पता चलेगा कांगसे को कि वो कितने ज़्यादा डाउट में थी, मैं जानता हूँ वो भी ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील करेगी। यहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे थे और जो वी चांगसे ने उसकी बेबी को अपने गोद में लेकर रखा था, तभी ना वहाँ पर कांगसे सेरेन आ जाती हैं और उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर किस तरह का सीन है, जो वी चांगसे हैं वो गोद में लेकर के उस बेबी को खिला रहे थे और माय बेबी, वो सो क्यूट, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ फेंगसिंग भी लेटी हुई है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और कहती हैं कि चांगसे तुम यहाँ आ ही गए ना, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इसके पास कभी नहीं आओगे, और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम आखिरकार इससे मिलने आ ही गए। इतना बोल करके वो वहाँ से तुरंत चली गई। और जो वी चांगसे हैं, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने उसको बेबी को लेटाया उसी पालने में और फेंगसिंग से कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोल करके वहाँ से वो भी तुरंत चले गए कांगसे सेरेन के पीछे ही। और वो जो फेंगसिंग है यहाँ, वो परेशान हो गई कि अब क्या होगा। और कांगसे सेरेन और वी चांगसे जब घर पहुँचे और वहाँ पर ना कांगसे सेरेन बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वी चांगसे समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो उन्होंने जो हॉस्पिटल का पेपर है वो सामने फेंका और बोलती हैं कि ये देखो, इसमें तुमने अपने सिग्नेचर किए हैं, अब क्या ये भी झूठ है? तुम मुझसे कितना बड़ा झूठ बोलते हो, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। तो वी चांगसे ना इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई कांगसे सेरेन, और उन्होंने वी चांगसे को कहती हैं कि बस अब तुम मुझे पागल प्रूफ करना चाहते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा ना उसके साथ रिश्ता है, रिलेशन है, इतना मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं ये सब नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम फिर भी हॉस्पिटल पहुँचे, तुम फिर भी वहाँ गए, तुम उसके पूरी डिलीवरी में उसके साथ थे और तुमने ना उसके फैमिली मेम्बर में भी सिग्नेचर किया, साइन किया। ये तुम्हारी ही बेबी है ना, तुम्हारी ही है ना? तो वी चांगसे कहते नहीं, नहीं कांगसे सेरेन, मेरी नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, तुम कैसा सोच रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इतना बोल के वो वी चांग से अपना कांग से रहना अपना बैग पैक कर रही थी और वी चांग से समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने अपना बैग पैक किया और बोलते हैं कि वो बोल रही थी कि मैं ना विंग को स्कूल से ले लूँगी और इसके बाद मैं और विंग हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगे। मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। ना बोल कर वो रूम से गुस्से से निकली और जब उन्होंने देखा कि वहाँ साइड पे विंग भी खड़ा हुआ है, तो उन्होंने विंग का हाथ पकड़ा और बोलती हैं कि चलो, तुम्हारे डैड ने ना मुझे चीट किया, तुम्हारे डैड ने मुझे धोखा दिया है, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वी चांग उनके पीछे आ रहे थे मनाने के लिए, बट वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। वो कार में बैठी और वो विंग को भी उन्होंने कार में बिठाया और वो वहाँ से निकल गई। और वी चांग से यहाँ बस खड़े ही रह गए, वो कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं, कि आखिर वो क्या करते। इसके बाद जो इतना ज़्यादा गुस्से में और हाइपर में वो कार ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उस कार का एक्सीडेंट हो गया, एक डिवाइडर से टकरा के ही एक्सीडेंट हो गया। और जिसमें ना वहाँ पर उसकी जो मॉम है, विंग की मॉम थी, उसकी डेथ हो गई। और आखिरी शब्द भी ना विंग के मॉम के बस यही थे कि तुम्हारे डैड ने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारे डैड ने मुझे धोखा दिया है। और वो वहीं बेहोश हो गई। और विंग भी वहीं कार, जब एक्सीडेंट हुआ तो विंग भी उस कार में था और विंग पूरी तरह से सेफ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। शायद ये भगवान की कृपा से ही था, शायद ये गॉड की कृपा से ही था, जिसकी वजह से विंग को कुछ भी नहीं हुआ। और बाद में वी चांगसे को जब पता चला तो वो वहाँ पहुँचे और अपनी वाइफ को इस तरह देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ही ज़्यादा। और तब से विंग के मन में बस ये था कि डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया, क्योंकि वो बचपन से अपने मॉम एंड डैड के यही झगड़े, यही सब सुनता आ रहा था, देखता आ रहा था, ऐसे ही आर्गूमेंट, यही सारी बातें। कुछ समय बाद जब वहाँ जो फैंगसिंग है ना, उस बेबी को अनाथालय देने जा रही थी, तो वी चांगसी ने कहा कि नहीं, मैं इस बच्ची को अपना नाम दूंगा। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, क्या मैं एक छोटी बच्ची को पाल नहीं सकता? इसे भी ना एक फैमिली का प्यार मिलेगा। और मैं तो पहले भी इसे अपना ही नाम देता, पर अब कांग्से सरन नहीं है, उसे मेरे साथ एक फादर के साथ एक मदर का भी लव मिलता, पर अब कांग्से सरन नहीं है, तो फिर भी मैंने जो पहले सोचा था, अब मैं उसे नहीं बदलूंगा। इसके पास एक भाई होगा, इसके पास एक फादर होगा, मैं दूंगा इसे अपना नाम। और फैंगसिंग, तुम मेरे साथ रहोगी, चलो। तो फैंगसिंग ने मना किया था कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, पर वो नहीं माने और फैंगसिंग को अपने साथ घर ले आए। वो वहाँ पर जब घर लेकर आए थे ना, कुछ समय बाद, करीब 10 से 15 दिन बाद ही वो लेकर के आए थे फैंगसिंग और उस बेबी को, जो विंग ने देखा। और विंग ना तब से नाराज़ हो गया, जो उसकी मॉम कह रही थी वो सही कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। फिर जब वो फैंगसिंग उनके साथ रहने लगी उनके घर में, तो लोग भाग जो जो दूसरे लोग हैं, कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह थे, सब ना बातें बनाने लगे कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, रिलेशन है उनके, और तरह तरह की गॉसिप करते थे। तो लैन चिरैन और चैंग फैमियान ने सभी ने उन्हें समझाया कि तुम्हें ना फैंगसिंग से शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम तो अकेले ही हो, सिंगल हो, और तुम्हें भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो फैंगसिंग है उसे भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तुमने उसके बेबी को अपना नाम तो तुम दे ही रहे हो, ये सारे गॉसिप ना बंद हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे बारे में रूमर्स जो फैल रहे हैं गलत, तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। तो वी चांगसी ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्से सरन से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो जो लाइन चेरैन ने कहा कि अभी विंग भी छोटा है, विंग को भी एक मॉम मिल जाएगी और तुम्हें एक वाइफ मिल जाएगी, और उस छोटी सी बेबी को जो शिनचेन है उसे एक फादर, और उसे तुम्हारा नाम मिलेगा। अभी तुम उसे नाम तो दे रहे हो, पर फादर तो नहीं हो ना उसके। तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। फैंगसिंग के बारे में तो सोचो, लोग उसे कितनी गलत नज़रों से देखते हैं। ये सारी बातें ना इतना ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा रूमर फैल रही थी। पार्टी में भी जब वो लोग जाते थे तो उन दोनों को देख करके ना लोग मुँह तो तरह तरह के मुंह बनाते थे, गॉसिप करते थे। जैसे कि वी झांगसी को तो कुछ नहीं प्रॉब्लम, फ़र्क पड़ रहा था, पर जो फैंगसिंग है वो एक छोटी सी एम्प्लॉय थी, उस समय पे उस कंपनी में भी एम्प्लॉय के रूप में ही काम कर रही थी, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो ये सब सोच करके उन्होंने सिर्फ कागजी तौर पे
कानूनन तौर पे उन्हें अपनी वाइफ बना लिया था। और फिर वी चांगसे ने पूरी मीडिया के सामने बताया कि मैंने इससे शादी की है, ये मेरी वाइफ है। ये सारी बातें यहाँ फिनिश होती हैं और फिर उन्होंने विंग को बताया ये सारी बातें। विंग ने सब कुछ सुना और फिर कहता है कि डैड, ये सारी बातें क्या मॉम मॉम मेंटली डिस्टर्ब थी, मुझे मॉम का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। तो वी चांग से कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारी मॉम का बिहेवियर समझ नहीं आया। हो सकता है कि उसका लव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में बदल गया था। कभी कभी ना रिश्तों में प्यार तो होता ही है, पर प्यार के साथ में ना बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा डाउट भी ना विंग अपने रिश्ते को पूरे रिश्ते को ख़राब कर देता है, चाहे कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो। यदि वो हद से ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो उसमें और शक हो तो वो रिश्ता बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल मेरे और तुम्हारे मॉम की तरह। तुम भी जिससे शादी करना, जिससे प्यार करो, उस पर तुम पूरी तरह से यकीन करो, बिलीव करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम अंधा बिलीव करो, पर इतना तो उसे फ्री रखो कि वो अपनी बात कह सके। तो ये शक ना हमारा रिश्ता ख़राब कर देता है। ये शक बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इस रिश्ते में अपने प्यार भरे रिश्ते में कभी भी शक का बीज नहीं आना चाहिए। और तो विंग ने उनकी बातों पर नोट किया और फिर वी चांग से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यकीन है ना मेरी बातों पर। तो विंग कहता है, हाँ डैड, मुझे यकीन है आपकी बातों पर। आपने जो कहा मुझे हर बात पर यकीन है। हो सकता है मैं उस समय छोटा था तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आप अब जो कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ बातें मुझे भी याद हैं। जब आप लोग फ़ाइट किया करते थे तो मैंने सुना था। तो वी चांगसे ने नोट किया और कहते हैं कि विंग, क्या तुम उसे अपनी बहन मानोगे? उसे तुम एक बड़े भाई का प्यार दोगे जिसकी वो हकदार है? सिम से ना हमेशा से बचपन से ही ना वो तुम्हें अपना गगा बोलना चाहती है। तुमसे वो बहुत प्यार करती है, एक बड़े भाई की तरह, बहुत ज़्यादा। तो क्या तुम उसे अपनाओगे? मेरे जाने के बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी सिन, और मैंने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तुम्हें उसे शायद पूरा करना होगा। तो वो कहती हैं, विंग कहता है कि ऑफ कोर्स डैड, मैं उसे वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे प्यार तो करता था पर मैं दिखा नहीं पाता था, क्योंकि मुझे हमेशा से यही लगता था कि आपने इतना बोल करके ना विंग चुप हो गया और कहता है कि अब आप टेंशन लेना बंद करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस मत ले। अब मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, सब कुछ। और मैं सिन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वी चांग से कहते हैं कि विंग, मैंने एक और तुम्हारे लिए फ़ैसला लिया है। तो विंग कहता है, अब क्या है डैड? तो कहते हैं कि विंग, कि मैंने ना तुम्हारे लिए लैंड वांगची को हमेशा के लिए तुम्हारे लिए चुना है। मैं चाहता हूँ कि तुम और लैंड वांगजी एक दूसरे के साथ शादी करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और वांगजी ना तुमसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो विंग कहता है कि डैड, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, और आप ऐसे ही इस जगह पर ये बात कर रहे हैं मुझे, और वो तो मुझसे कितने बड़े हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और आप जानते हैं ना कि मैं एक नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो वी चांग से कहते हैं कि मैंने उसे वो सारी बातें बता दी हैं, उसे मैंने तुम्हारी कंडीशन भी बताई है कि और खुशी की बात ये है कि वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो इससे खुश है बहुत ज़्यादा। तो विंग कहता है कि क्या गगा को सब पता है? तो वो बोलते हैं वी चांग से कि हाँ, उन्हें सब पता है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको जैसा भी लगे आप बताना। एंड ये जो बैकग्राउंड नॉइस को ना प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। बाय।